नमस्ते, लव हिंदी मूवी बफ में वापस स्वागत है। आज मैं आपको 2006 की एक जीवनी ड्रामा फिल्म दिखाऊंगा जिसका नाम है द परसूट ऑफ हैप्पीनेस। आगे स्पॉइलर है, आराम से बैठिए और आनंद लीजिए। फिल्म की शुरुआत 1981 के सैन फ्रांसिस्को से होती है। फिल्म का मुख्य किरदार क्रिस गार्डनर जीविका के लिए एक मेडिकल डिवाइस बेचता है। रोज की तरह वह अपने बेटे क्रिस्टोफर को टेक केयर में छोड़कर उन अस्पतालों में जाता है जहां उसकी डिवाइस की जरूरत हो सकती है। क्रिस बताता है कि समस्या यह है कि उसे गुजारे के लिए महीने में कम से कम एक डिवाइस बेचनी होती है, पर अधिकतर अस्पताल इसे महंगा और अनावश्यक मानते हैं। इसलिए उसे अपनी पत्नी लिंडा से बेटे को टेक केयर से लाने को कहना पड़ता है। हालांकि लिंडा डबल शिफ्ट कर रही है। उस रात खाना खाते समय क्रिस एक रूबिक क्यूब देखता है जो उस समय एक नया खिलौना था। लिंडा पूछती है कि क्या उसने टैक्स भर दिया है। क्रिस कहता है कि उसे एक और एक्सटेंशन लेना होगा, जिससे लिंडा और तनावग्रस्त हो जाती है। लिंडा के जाने के बाद क्रिस रूबिक क्यूब को हल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे यह काफी मुश्किल लगता है। अगले दिन सड़क पर चलते हुए वह अच्छी कार वाले एक व्यापारी को देखता है। क्रिस उससे पूछता है कि वह क्या करता है और वह बताता है कि वह स्टॉक ब्रोकर है। क्रिस कहता है कि इस काम के लिए उच्च शिक्षा चाहिए, पर वह कहता है कि बस गणित और सामाजिक कौशल काफी है। इस छोटी बातचीत के बाद क्रिस सोचता है कि सब इतने खुश क्यों हैं? वह ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अगली सुबह क्रिस लिंडा को बताता है कि वह शाम 6 बजे घर जाएगा क्योंकि वह स्टॉक ब्रोकर बनने के लिए आवेदन करेगा। लिंडा को यह बेतुका लगता है जो क्रिस को पसंद नहीं आता। फिर वे बहस करते हैं। लिंडा क्रिस को याद दिलाती है कि उन्हें 2 महीने का किराया देना है। इसके बाद क्रिस एक ब्रोकरेज फर्म में आवेदन करने जाता है, लेकिन क्रिस अपना मेडिकल डिवाइस एक स्ट्रीट परफॉर्मर को दे देता है क्योंकि वह उसे अंदर नहीं ले जाना चाहता। क्रिस अपने जीवन के इस हिस्से को मूर्खता कहता है। जब वह नौकरी के लिए आवेदन कर रहा होता है, वह देखता है कि स्ट्रीट परफॉर्मर डिवाइस लेकर भाग रहा है और वह जल्दी से फॉर्म लेकर निकल जाता है, लेकिन स्ट्रीट परफॉर्मर ट्रेन पकड़कर भाग जाता है। अगले दिन क्रिस लिंडा से वादा करता है कि वह डिवाइस बेच देगा ताकि उसे फिर न देखना पड़े। फिर वह क्रिस्टोफर को टेक केयर में लाता है, जहां क्रिस बताता है कि खुशी शब्द में वाई नहीं होता जैसा कि दीवारों पर लिखा है। वह अपने बेटे को अपना उपनाम 10 गैलन हेड बताता है क्योंकि वह टेक्सास से है, जहां बड़ी काउबॉय टोपियां पहनी जाती हैं। बाद में क्रिस भरा हुआ आवेदन लेकर डीन विटर रेनॉल्ड्स जाता है और इसे संसाधन प्रमुख जे ट्विस्टल को खुद देता है। हालांकि उनकी बातचीत छोटी रहती है क्योंकि जे जल्दी में है। आवेदन जमा करने के बाद क्रिस देखता है कि सड़क कलाकार और उसका साथी चोरी किया गया उपकरण ले जा रहे हैं। क्रिस गुस्से में उनका पीछा करता है, कहते हुए कि उसने इस पर अपनी सारी बचत लगाई है। एक खोना 1 महीने का राशन है। दोनों का पीछा करने के बाद वह आखिरकार अपना उपकरण वापस पा लेता है। लेकिन अब समस्या यह है कि उसके पास 2 उपकरण हैं, जो उसके पहले वादे से बिल्कुल उलट है कि वह इससे छुटकारा पाएगा। उस दिन बाद में लिंडा 2 उपकरण देखकर पूरी तरह निराश हो जाती है। बेटे को जन्मदिन पर बास्केटबॉल देने के बाद क्रिस लिंडा से पहले की घटना के बारे में बात करता है, लेकिन लिंडा कुछ भी सुनना नहीं चाहती। अगले दृश्य में क्रिस टैक्सी बुला रहे जय से बात करता है। क्रिस उसे 1 महीने पहले जमा किए आवेदन के बारे में बताता है, पर जय कहता है कि उसे कहीं जाना है। क्रिस मौका देखकर जय से बात करने के लिए कहता है कि वह भी वहीं जा रहा है, इसलिए वे दोनों एक ही टैक्सी में बैठ जाते हैं। टैक्सी में जय रूबिक क्यूब सुलझा रहा है जबकि क्रिस अपने गुणों के बारे में बात कर रहा है। यह देखकर क्रिस क्यूब सुलझाने को कहता है, पर जय विश्वास नहीं करता। लेकिन जय के उतरने से पहले ही क्रिस क्यूब पूरा कर लेता है, जिससे जय प्रभावित होता है। हालांकि वह क्रिस को पीछे छोड़ देता है, जिससे क्रिस को किराया चुकाना पड़ता है। लाल बत्ती पर क्रिस भाग जाता है और ट्रेन पकड़ लेता है, पर उसका उपकरण पीछे छूट जाता है। उस दिन क्रिस लिंडा को देर के लिए माफी मांगने के लिए फोन करता है। गुस्से में लिंडा कहती है कि वह और क्रिस्टोफर जा रहे हैं क्योंकि उसकी शिफ्ट छूट गई। निश्चित रूप से क्रिस घर लौट आता है, अपनी पत्नी और बेटे को गया हुआ पाया। तभी जय का फोन आता है, कहता है कि सचिव का नंबर लिख लें ताकि कल बात हो सके। पास में कलम कागज न होने से क्रिस को नंबर याद कर पास की दुकान जाकर लिखना पड़ा। अगले दिन क्रिस लिंडा से मिला, जो बेटे को टेक केयर छोड़कर आई थी। लिंडा के दुखी होने पर क्रिस उसे जाने देता है, पर बेटे को नहीं। उसी दिन बाद में क्रिस अपने बेटे को घर लाता है। रात को मकान मालिक किराया मांगता है। क्रिस कुछ दिन और रहने की विनती करता है। मालिक 10 दिन और रहने देता है। बदले में क्रिस कमरे खुद पेंट करेगा। अगले दिन दीवारें सफेद करते समय दरवाजे पर दस्तक होती है। खोलने पर 2 पुलिसकर्मी उसे थाने चलने को कहते हैं। क्रिस पुलिस स्टेशन में पार्किंग टिकट का भुगतान करता है, लेकिन अधिकारी बताता है कि यह सुबह 9:30 बजे सत्यापित होगा। क्रिस को मजबूरन लिंडा को फोन करना पड़ता है ताकि वह दिन भर उनके बेटे की देखभाल कर सके। लिंडा मान जाती है,
पर शर्त रखती है कि वह बेटे को देर से लौट आएगी। इस कारण क्रिस रात भर स्टेशन पर ही रुकता है। अगले दिन क्रिस डीन विटर्स में साक्षात्कार के लिए भागता है। समय न होने के कारण वह कल के कपड़ों में ही वहां पहुंचता है। क्रिस के आने पर पैनल स्पष्ट रूप से निराश दिखता है। वह बिना छुपाए पैनल को बताता है कि कल पार्किंग टिकट न भरने पर उसे गिरफ्तार किया गया था। साक्षात्कार के दौरान प्रमुख मिस्टर फ्रॉम क्रिस से अप्रभावित लगते हैं। हालांकि अंत में क्रिस पैनल को हंसाने में सफल हो जाता है। बाद में जे क्रिस को बिना औपचारिक पोशाक के सफल साक्षात्कार के लिए बधाई देता है। हालांकि क्रिस उसे बताता है कि वह नौकरी पर विचार करेगा, क्योंकि उसे पता चला कि एक अवधि है जहां उसे कोई वेतन नहीं मिलेगा। लेकिन जय उसे आगे बढ़ने का आग्रह करता है। इंटरव्यू के बाद क्रिस सीधे अपने घर जाता है। पत्नी और बेटे के आने का इंतजार करता है। लिंडा थोड़ी देर बाद क्रिस्टोफर के साथ आती है। उस रात जब क्रिस्टोफर सो रहा है, लिंडा क्रिस को बताती है कि वह वेट्रेस बनने न्यूयॉर्क जा रही है। क्रिस मान जाता है, लेकिन सिर्फ तब जब उनका बेटा उनके साथ रहे। लिंडा मानती है कि क्रिस बेटे की देखभाल कर सकता है, इसलिए वह रोते हुए उन्हें हमेशा के लिए छोड़ देती है। अगले दिन पिता पुत्र क्रिस के दोस्त की मदद से पास के मोटल में 2 ब्लॉक नीचे चले जाते हैं। शनिवार होने के कारण क्रिस अपने बेटे को बास्केटबॉल खेलने के लिए बुलाता है। बॉल शूट करते हुए क्रिस्टोफर पिता से कहता है कि वह प्रो बनने का सपना देखता है। क्रिस हालांकि बेटे से कहता है कि उसका मौका कम है, इसलिए उसे ऐसा लक्ष्य छोड़ देना चाहिए। क्रिस फिर देखता है कि कैसे उसके बेटे का रवैया बदल जाता है। अपने बेटे पर अपने शब्दों का असर देखकर क्रिस उसे प्रोत्साहित करता है कि वो किसी को यह न कहने दे कि वो कुछ नहीं कर सकता, यहाँ तक कि खुद को भी नहीं। फिर वे अपना मेडिकल डिवाइस बेचने अस्पताल जाते हैं। अस्पताल उनका डिवाइस खरीदने को राजी हो जाता है, जिससे पिता पुत्र को कुछ पैसे मिल जाते हैं। अगले दिन क्रिस व्यापार सीखने के लिए इंटर्नशिप पर जाता है। लंच ब्रेक के दौरान क्रिस सड़क पर मिस्टर फ्रॉम से मिलता है, लेकिन उनकी बातचीत जल्दी खत्म होती है क्योंकि क्रिस को वो डिवाइस दिख जाता है जो वो टैक्सी से भागते वक्त छोड़ आया था। क्रिस डिवाइस ले जा रहे व्यक्ति का पीछा करता है, पर कार से टकराने के कारण असफल रहता है। हालांकि वो खड़ा हो सकता है, क्रिस को पता चलता है कि उसका जूता गुम हो गया है, तो वो एक जूता कम पहनकर वापस लौटता है। इसके बाद फिल्म में कई दृश्य दिखाए जाते हैं जहां क्रिस को लगातार यह वह खरीदने के आदेश दिए जाते हैं। अगले दृश्य में क्रिस को अपनी सूची के नामों के साथ कोई सफलता नहीं मिलती। फिर वह तुरंत कंपनी के सीईओ से मिलने का फैसला करता है, उम्मीद करते हुए कि कुछ अच्छा हो सकता है। सौभाग्य से उसे सीईओ के साथ मीटिंग का मौका मिलता है। जैसे ही वह इमारत से बाहर निकल रहा होता है, उसका इंटर्नशिप बॉस श्री फरकेश दुर्भाग्य से उसे अपनी कार पार्क करने को कहते हैं। इस वजह से क्रिस मीटिंग में नहीं पहुंच पाता। उस रात एक डाइनर में खाना खाते हुए क्रिस अपने बेटे से कल की यात्रा में मदद मांगता है। वह बेटे को तभी मनाता है जब कहता है कि वे शायद फुटबॉल मैच देखने जा सकते हैं। अगली सुबह क्रिस उस सीईओ के घर जाता है जिसे उसने पहले फोन किया था, श्री रिबन। फिर उसने श्री रिबन को कल के मौके के लिए धन्यवाद दिया, हालांकि वह उसे मिस कर गया था। श्री रिबन तब पिता पुत्र को साथ आने का न्योता देते हैं क्योंकि क्रिस उन्हें बताता है कि वे फुटबॉल मैच जा रहे हैं। इसे एक मौके के रूप में देखते हुए क्रिस और क्रिस्टोफर श्री रिबन और उनके बेटे के साथ जाते हैं। खेल के दौरान श्री रिबन कहते हैं कि वो क्रिस को पसंद करते हैं, पर उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेंगे। इसका फायदा यह है कि क्रिस को श्री रिबन और उनके व्यापारी मित्रों से बात करने का मौका मिलता है। सब अच्छा चल रहा था, पर एक दिन आईआरएस ने क्रिस के खाते से बकाया टैक्स के लिए पैसे निकाल लिए। इस वजह से वह कंगाल हो गया। कुछ पैसे के लिए क्रिस अपने दोस्त से उधार मांगता है, पर दोस्त को लगा कि वो चुका चुका है और वे दोनों को मोटल छोड़ आते हैं। क्रिस निराश हो जाता है, जिससे दोस्त उस पर दरवाजा बंद कर देता है। उसी दिन बाद में क्रिस वो उपकरण ढूंढ लेता है जो उसने पहले छोड़ा था। वे उसे बेचने जगह जगह जाते हैं, पर पता चलता है कि वो खराब है। अस्पताल ठीक होने पर भुगतान करेगा, पर क्रिस बहुत परेशान हो जाता है। उस रात वे मोटल पहुंचे तो देखा कि उनका सामान कमरे के बाहर रखा है। क्रिस दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर ताला बदल चुका है। कोई चारा न देख थके होने के बावजूद क्रिस और बेटे को फिर से चलना पड़ता है। वे ट्रेन स्टेशन पहुंचते हैं। क्रिस्टोफर कहता है कि पिता के हाथ में टाइम मशीन नहीं है। क्रिस बेटे से कहता है कि यह वाकई टाइम मशीन है। बटन दबाकर क्रिस अभिनय करता है कि वे डायनासोर के युग में पहुंच गए। क्रिस्टोफर खुशी से कल्पना में खो जाता है। फिर वे बाथरूम में जाते हैं, जहां पिता पुत्र रात बिताते हैं। बेटे के सोने पर क्रिस चुपचाप अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाता है। अगले दृश्य में क्रिस और बेटा एक आश्रय जाते हैं, पर वहां सिर्फ महिलाओं और बच्चों को अनुमति है। वे दूसरे आश्रय जाते हैं, जहां भी मना होने को होते हैं क्योंकि सारे कमरे भरे हैं। सौभाग्य से सुरक्षा को पता चलने पर कि सामने वाले ने धोखा दिया, उन्हें कमरा मिल जाता है। बेघर आश्रय में क्रिस उपकरण ठीक करने की कोशिश करता है। दूसरे दृश्य में क्रिस बताता है कि वह ग्राहकों से बात जल्दी खत्म करना सीखता है ताकि आश्रय की लाइन में जल्दी पहुंच सके। अगले दृश्य में क्रिस और बेटा आश्रय में प्रार्थना करते हैं और क्रिस कल की इंटर्नशिप परीक्षा की तैयारी करता है।
अगले दिन क्रिस जल्दी से अपनी परीक्षा पूरी कर लेता है। बाहर निकलते समय मिस्टर फ्रॉम, जो टैक्सी से उतरे हैं, क्रिस से कुछ पैसे मांगते हैं। सीमित पैसे होने के बावजूद क्रिस उन्हें $5 उधार देता है। पैसे कमाने के लिए क्रिस रक्तदान करता है। फिर वह उस पैसे से उपकरण का एक हिस्सा खरीदता है जिसे वह ठीक कर रहा है। आश्रय में क्रिस्टोफर पूछता है कि क्या लिंडा ने उसकी वजह से उन्हें छोड़ा। क्रिस उसे आश्वस्त करता है कि उसका लिंडा के जाने से कोई लेना देना नहीं है। अपने बेटे से सुनकर कि वह अच्छा पिता है, क्रिस उपकरण को सफलतापूर्वक ठीक कर लेता है। अगले दिन वह उपकरण बेच देता है जिससे उन्हें होटल में रात बिताने के लिए पर्याप्त पैसे मिल जाते हैं। इसके बाद पिता पुत्र शहर के कठोर माहौल से दूर समुद्र तट पर जाते हैं। अगले दृश्य में बाथरूम के अंदर जे क्रिस को कई ग्राहक जोड़ने पर उसके आखिरी दिन बधाई देता है। बाद में क्रिस को मिस्टर फ्रॉकैश बुलाते हैं। वह क्रिस को मिस्टर फ्रॉम के पास ले जाता है, जो देखते हैं कि क्रिस ने नई शर्ट पहनी है। क्रिस बताता है कि यह उसका इंटर्न के रूप में आखिरी दिन है और मिस्टर फ्रॉम कहते हैं कि वे चाहते हैं कि वह कल भी इसे पहने, यह बताते हुए कि उसे पूर्णकालिक नौकरी मिल गई है। क्रिस आंसू रोकते हुए पैनल को धन्यवाद देता है और मिस्टर फ्रॉम उसे वे $5 लौटा देते हैं जो उन्होंने उधार लिए थे। क्रिस फिर बाहर जाता है, कहते हुए कि उसके जीवन का यह हिस्सा खुशी कहलाता है। वह सीधे टेकेयर में अपने बेटे के पास जाता है और उसे कसकर गले लगाता है। फिल्म दिखाती है कि क्रिस अपनी निवेश कंपनी स्थापित करने में सफल होता है। फिल्म क्रिस और उसके बेटे के मजाक करते हुए कहीं जाने के साथ समाप्त होती है, जबकि असली क्रिस गार्डनर उनके पास से गुजरता है। अंत में यह बताया जाता है कि क्रिस ने करोड़ों डॉलर का सौदा हासिल किया है। अगर आपको मेरी व्याख्या पसंद आई तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।